स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और आज हम सीखने जा रहे हैं बिना जर्नल बनाए खाता बही में खाते खोलना और उनमें खतौनी करना। इस कार्य को सिखाने के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हम बिना जर्नल के खाता बही में खतौनी करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं, लेकिन ये वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो गई है, इसलिए इसको दो भागों में बनाएंगे। तो शेष जो रह जाएगी उसको अगली वीडियो में लेकर के आएंगे और बाकी की इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। 2-3 खाते जो बड़े बड़े हैं वो उसमें मिल जाएंगे और बाकी अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, तभी इसको सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि बिना जर्नल बनाए खाता बही में खतौनी करना हम सीखेंगे। तो आज हम बिना जर्नल बनाए खाता बही में खतौनी करना सीखेंगे। और देखें, ये क्वेश्चन हमारे पास में है। जुलाई मास के एक व्यापारी के निम्न लेन देनों को जर्नल में लिखिए, खाता बही में इनकी खतौनी की। हम यहाँ जर्नल नहीं बनाएंगे, बिना जर्नल के इसको कर लेंगे। और जर्नल जिसको भी सीखना है वो पिछली वीडियोज़ पर जा कर के जर्नल को सीख सकता है। जर्नल के लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जर्नल एंट्री के नाम से, उसमें देख सकते हैं। तो खाता बही में खतौनी कीजिए और खातों की बाकी निकालिए। तो खाता बही जब बनाते हैं, इसमें खाता बही में खाते खोलते हैं, खतौनी करते हैं, बाकी अपने आप उसमें निकालते ही हैं। तो लेन देन इसके ये हैं। तो लेन देन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पहचानना है कि आखिर हम खाते कौन से बनाएं। इसके लिए सबसे पहले जैसे ये लेन देन आया है 7,000 रुपये नगद और 1,500 रुपये के फर्नीचर से व्यापार प्रारंभ किया। यहाँ पर दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, एक नगद यानी रोकड़ खाता और एक 1,500 रुपये का जो है फर्नीचर, तो फर्नीचर खाता, ये दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। तो सबसे पहले कैश अकाउंट यानी रोकड़ खाता, हम कैश अकाउंट बनाएंगे। तो और हर लेन देन में देखेंगे जिसमें कैश का लेन देन हुआ है, रोकड़ का लेन देन हुआ है, उसका लेखा कैश बुक में किया जाएगा। और जिस लेन देन में कैश का रोकड़ का लेन देन नहीं हुआ है उसका लेखा नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट बनाएंगे, उससे पहले हम बनाएंगे प्रारूप। तो प्रारूप हमारे सामने ये प्रस्तुत है। इसमें हमारे पास में ये कॉलम हमारे पास भी बने हुए हैं, इनके अंदर लिखना अभी बात। तो इस तरह से हमारे खाता बही के खाते के प्रारूप के कॉलम होते हैं। ये यहाँ तक हमारे पास डेबिट पक्ष है, ये दिख रहा है, हल्की इस लाइन मैंने ऊंची कर दी है। यहाँ से यहाँ तक डेबिट पक्ष और यहाँ से यहाँ तक ही हमारे पास होगा क्रेडिट पक्ष। सबसे पहले हम जो अकाउंट बना रहे हैं उसका अकाउंट का हम लिख देंगे, जैसा मैंने अभी बताया था लेन देन में कैश अकाउंट। तो हम सबसे पहले कैश अकाउंट ही बनाएंगे। कैश अकाउंट। अब लेखा करने के लिए हमें सिर्फ इतना देखना है कि अगर हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो अब लेन देन में हमें कैश को ही देखना है। कैश आई है तो वो डेबिट पक्ष में लिखी जाएगी, कैश जाएगी तो क्रेडिट पक्ष में। बस इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। तो और वो कहाँ आई कहाँ जाएगी हमें देखना है। हमारे व्यापार में से अगर कैश जा रही है तो क्रेडिट में और कैश आ रही है हमारे व्यापार में तो डेबिट में। सबसे पहला जैसा लेन देन था कि 7,000 रुपये नगद और 1,500 रुपये के फर्नीचर से व्यापार आरंभ किया। जब व्यापार प्रारंभ किया है तो कैश आई है तो डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। महीना इसमें दे रखा है जुलाई, तो हम लिखेंगे जुलाई 1 में यह आया था लेन देन में, तो डेबिट पक्ष में लिखा गया। ये बात क्लियर हो गई क्योंकि कैश आई है व्यापार में। और ये कैश जो आई है, जो पहली कैश है व्यापार में आ गई है, वो पूंजी का रूप ले लेती है, इसलिए उसे लिखा जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। अगर आप जर्नल बनाएंगे तो उसमें भी कैश अकाउंट डेबिट होगा। अब कैश के रुपए कितने हैं, 7,000, तो हम इसमें 7,000 रुपये लिख देंगे। इसके बाद अब अगला लेन देन हम देखेंगे। तो अगला लेन देन लिखा हुआ है स्टेशनरी खरीदी। जब स्टेशनरी खरीदी तो कैश इसमें हमारे पास से
गई है। अभी जो हम अकाउंट बना रहे हैं वो हम नगद का खाता बना रहे हैं और हर लेन देन में नगद का हम लेन देन को देखेंगे। जैसा स्टेशनरी खरीदी तो इसमें कैश हमारे पास से जा रही है, इसलिए क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे जुलाई 2 बाई। अभी जो कैश जा रही है वो जा रही है स्टेशनरी में, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया जाएगा बाई। स्टेशनरी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं STY अकाउंट, और इसके रुपए हैं मात्र 30, तो 30 रुपये यहाँ पर लिख दिए जाएंगे ये। इसके बाद अब अगला लेन देन में है नगद माल खरीदा। जब नगद माल खरीदा है तो इसमें भी कैश हमारे पास से गई, इसलिए क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा जुलाई 3 दे रखी है 22, और जो कैश गई वो हमारे पास गुड्स में गई है, या इसको जैसे गुड्स के लिए हम क्या लिखते हैं परचेस, या तो गुड्स लिख दें या परचेस, तो हम इसको परचेस लिख रहे हैं। परचेस अकाउंट, और रुपए इसके हैं 3200, तो 3200 रुपये यहाँ लिख दिया जाएगा 3200। इसके बाद अगला लेन देन है बंसल स्टोर से खरीदा। जब अभी ये उधार का लेन देन है, अगर आप जर्नल सीखे हैं तो जर्नल में समझाया गया है जिस लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम माल खरीदने और बेचने में आ जाए तो इसका मतलब वो उधार का लेन देन है, तो इसमें रुपए का लेन देन नहीं हुआ, ये लेन देन नहीं लिखा जाएगा। फिर है नगद विक्रय। जब नगद विक्रय हुआ है तो माल बिका है, इसमें कैश हमारे पास व्यापार में आ रही है तो डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। तारीख 6 दे रखी है 2, बेचा गया है तो इसको लिखा जाएगा सेल विक्रय, सेल अकाउंट एस भी लगा देती हैं, सेल्स अकाउंट भी इसको लिख देती हैं। रुपये 2600 दे रखा था तो 2600 रुपये ये लिख दिया। इसके बाद मजदूरी चुकता की, तो इसमें भी कैश गई है हमारे पास से, तो क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। तारीख है 9 वाई। मजदूरी चुकता की थी तो मजदूरी को लिखते हैं वेजेस अकाउंट, और रुपए हैं 10। इसके बाद अगला लेन देन है कंसल ब्रदर्स को उधार बेचा। यानी उधार जब बेचा है कंसल ब्रदर्स को तो इसमें रोकड़ी लेन देन यानी पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। उधार बेचा है तो रुपए बाद में आएंगे, इसका लेखा नहीं होगा। 15 तारीख में कंसल ब्रदर्स ने माल वापस किया, इसमें भी कैश का नाम नहीं हुआ, कोई लेन देन नहीं हुआ है कैश का, तो इसका भी लेखा नहीं किया जाएगा। इसके बाद है निजी व्यय के लिए 100 रुपये नगद और 50 रुपये का माल लिया। तो निजी व्यय के लिए माल लिया गया है, व्यापारी ने निकाला है ये। जब व्यापारी ने इसको अपने पास से व्यापार में से निकाला है तो व्यापार में से ये रुपए जा रहे हैं, इसलिए क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। तारीख है 18 वाई। निजी व्यय को बोला जाता है ड्राइंग्स अकाउंट, और रुपए इसके 100, क्योंकि जितने नगद हैं वही लिखे जाएंगे। इसके बाद मुरलीधर से कमीशन प्राप्त किया। अब यहाँ मुरलीधर से कमीशन प्राप्त, तो इसमें कैश हमारे पास आई है तो डेबिट पक्ष में लिखी जाएगी 2, और ये तारीख थी 22। अब ये कैश तो आई है लेकिन कमीशन से आई है, इसलिए यहाँ पर कमीशन लिख देंगे। कमीशन को शॉर्ट में लिख देते हैं COM.अकाउंट, और इसके जो रुपए हैं वो रुपए दे रखे थे 60 रुपये केवल, तो 60 रुपये ये लिख दिया जाएगा। और इसके बाद में अगला लेन देन है बंसल स्टोर को भुगतान दिया। तो बंसल स्टोर को भुगतान हमने दिया, इसको हम तभी समझ पाएंगे जब हम व्यापारी अपने आप को माने, ये मानकर चलें ये लेन देन हमारे हुए हैं, हम इसके मालिक हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है बंसल स्टोर को भुगतान दिया, जब भुगतान दिया है तो ये हमारे पास से गई है कैश, क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। तारीख जिसकी दे रखी है 25 वाई, किसके पास गई है उसका नाम यहाँ लिख दिया जाएगा बंसल स्टोर। बंसल स्टोर्स अकाउंट लिख दें, और ये 1250 रुपये दे रखा है, 1250 रुपये वो ये लिख दिया गया।
इसके बाद अब अगला लेन देन है विविध व्यय किए। इसमें कैश गई हमारे पास है तो क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएगी। तारीख है 26/22। किस काम में गई है? विविध व्यय। तो विविध व्यय को सन्ड्री एक्सपेंसेस लिख देते हैं या पेटी एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, जैसे चाहें आप वैसे लिख सकते हैं। पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट, और रुपये इसके हैं 35। वो 35 रुपये यहाँ लिख दिया जाएगा। इसके बाद अगला लेन देन हमारे पास में आता है अग्नि बीमा चुकाया। तो अग्नि बीमा जो चुकाया है इसमें भी कैश व्यापार से गई है निकल के, क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। 28 तारीख है 22। फायर इंश्योरेंस अकाउंट, और इसके रुपए हैं 65। वो 65 रुपये लिख दिया जाएगा। इसके बाद आगे है कंसल ब्रदर्स से भुगतान मिला। भुगतान मिला है तो डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। तारीख दे रखी है 30 टू कंसल ब्रदर्स अकाउंट, और भुगतान में मिला है 1250, 1250 ये लिख दिया गया। इसके बाद है वेतन चुकाया। इसमें कैश गई है तो ये भी क्रेडिट पक्ष में आएगा। तारीख दे रखी है 31/22। सैलरी अकाउंट, और रुपए दे रखे हैं 200, तो ये 200 रुपये ये लिख लिया गया। इसके बाद है दुकान किराया चुकता किया। जब दुकान किराया चुकता किया गया है, अब यहाँ देखें मेरे पास लाइनें यहाँ पर कम पड़ गई है तो हम इसके अनुसार ही लिख देंगे, और मैंने लाइन पेंसिल से खींच रखी है, मुझे थोड़ा दिखाई दे रहा है। कैश गई है दुकान किराया में तो इसको लिख देंगे शॉप, किराए को रेंट बोलते हैं तो शॉप रेंट अकाउंट, और रुपए हैं इसके 100, तो 100 रुपये लिख दिया गया। और इसके बाद है स्टॉक का मूल्य। तो स्टॉक का मूल्य इसमें कैश से कोई मतलब नहीं है। स्टॉक का मूल्य इससे कैश से कोई मतलब, यानी लेन देन हमारे यहाँ पर ये पूरे हो गए हैं। और जब लेन देन पूरे हो गए हैं तो अब हम इसका करते हैं टोटल और बैलेंस दोनों पक्षों का। जो टोटल और बैलेंस करेंगे उसी को खाते को बंद करना बोला जाता है। अब खाते को बंद करना बाकी निकालने से पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन क्रेडिट पक्ष में, क्योंकि कैश अकाउंट बनाना तो इसमें जो है डेबिट पक्ष का ही योग ज़्यादा होता, कम क्रेडिट पक्ष का होता, तो यहाँ एक लाइन छोड़कर अमाउंट के कॉलम को हम पहले बंद करेंगे। तो इस तरह से ये कॉलम को बंद कर लिया, और अब हम इसका करते हैं टोटल, और टोटल डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों का करेंगे, और अलग रफ पेज पर कर लें उसका टोटल। पहले जो ज़्यादा हो वो दोनों तरफ लिखा जाएगा, वैसे दिखाई दे रहा है, इसका आराम से जोड़ सकते हैं टोटल को, देखें। तो इस तरह से मैंने इसका ये टोटल किया। ये डेबिट पक्ष का टोटल मैंने यहाँ किया। डेबिट पक्ष का टोटल आया 11,410, और क्रेडिट पक्ष का जो टोटल है वो आया हमारे पास 4,990। तो जो टोटल ज़्यादा होता है उसको हम दोनों तरफ लिखते हैं, और जो टोटल कम होता है उसे कहीं नहीं लिखते हैं। तो हम यही करेंगे इस कॉलम्स में, दोनों में 11,410 ज़्यादा है इसलिए दोनों तरफ लिखा जाएगा 11,410, और क्रेडिट पक्ष में भी यही रकम लिखी जाएगी 11,410। अब इस कम वाले को कहीं लिखा नहीं जाएगा, तो ज़्यादा में से कम वाले को हम घटा देते हैं, तभी बचेगा 0। 11 में से 9 घटाया तो 2 बचा, या 3 रह गया। 13 में से 9 घटाया 4 बचेगा, यहाँ 0। 10 में से 4 घटाया 6, 6,420 ये घटा करके बचा। जिस पक्ष का टोटल कम होता है उसी पक्ष में इसको लिख दिया जाएगा, और कम जो है वो क्रेडिट पक्ष का है तो क्रेडिट पक्ष में हम लिख देंगे, और हमने लाइन पहले ही इसको छोड़ रखी है 6,420, और ये बचा है बैलेंस, तो इस पर हम लिख देंगे 31 तारीख में ही ये आएगा बाई बैलेंस CD।
ये खाते की बाकी निकल गई, और खाते की बाकी निकालने के बाद इसको हम अगले पक्ष में ले जाते हैं, इसका पक्ष बदल देते हैं, साइड इसकी बदल दी जाती है। ये क्रेडिट पक्ष में यहाँ लिखा हुआ है बैलेंस, तो जुलाई के बाद में आता है अगस्त। हम लिख देंगे पक्ष बदल कर अगस्त की 1 तारीख, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस, यहाँ CD लिखा था, यहाँ लिखा जाएगा VD, और वही 6,420 रुपये। अब इसकी बाकी को हम यहाँ पूरा बंद कर देंगे। इस तरह ये खाता हमारे पास में कैश अकाउंट जो है वो कंप्लीट हुआ, और लाइनें जो अधूरी रह रही थी ये लाइनें भी हमने पूरी कर दी। लाइनों के लिए हम तरीका यही अपनाएं, आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ लाइनें दिखाई दे रही होंगी, ये पेंसिल से खींची हुई, ये पेंसिल से पहले खींच ली जाए, और क्योंकि पेन से अगर हमने खींच ली तो पूरे पे खींचनी होंगी, फिर हमारी लाइनें कम या ज़्यादा हो सकती हैं, और ज़्यादा हो जाएंगी मिटाएंगे नहीं, इसलिए पेंसिल से खींचें। अब हम बात करते हैं अगली लेन देन की। अब हम कौन सा खाता बनाएं। यहाँ पर अभी हमने कैश अकाउंट बना दिया, इसके बाद अब दूसरा नंबर इसी अकाउंट में आ रहा है फर्नीचर का नाम, तो अब हम बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर खाता। तो जो हम बनाते जाएँ उस पर हम टिक लगाते जाएँ। अभी हम फर्नीचर की बात कर रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट ही हम लिखाएंगे। देखें, फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट हम बनाएंगे। लाइनें हमारे पास क्योंकि खिंची हुई हैं, दिखाई दे रही हैं लकड़ी की, पेंसिल की। अब इसी तरह से क्यों देखेंगे हम जिस चीज़ को हम बनाते हैं, जिसका खाता बनाते हैं, जैसा मैंने अभी कैश अकाउंट बनाया था, तो कैश में सिर्फ ये देगा कैश आई तो डेबिट पक्ष में, कैश गई तो क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। ऐसे ही अब हम बना रहे हैं फर्नीचर, तो फर्नीचर अगर हमारे पास आया है तो डेबिट पक्ष में, और गया है तो क्रेडिट पक्ष में। तो यहाँ फर्नीचर व्यापार में आया है, जब फर्नीचर और नगद रुपये से शुरू किया था व्यापार को, तो फर्नीचर व्यापार में आया तो फिर डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। दूसरी चीज़, ये संपत्ति और संपत्ति खाते हमेशा डेबिट होते हैं, तो ये भी 1 तारीख में है, जुलाई 1, और यहाँ लिखा जाएगा 2, क्योंकि फर्नीचर का जो विपरीत है और यहाँ जो कैश का विपरीत था वो कैपिटल अकाउंट था, फर्नीचर भी पूंजी के रूप में आया है, तो यहाँ भी कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। और जो इसके रुपए दे रखे हैं 1,500, वो 1,500 रुपये ये लिख दिया जाएगा। बस फर्नीचर का नाम पूरे लेन देनों में एक ही बार आया था, तो एक ही बार में उसका लेन देन खत्म हो जाएगा। अब इसकी बाकी निकाल दी जाएगी, तो बाकी निकालने के लिए सबसे बढ़िया सिस्टम ये है कि जिन लेन देनों में केवल एक ही पक्ष में लेन देन आते हैं उनकी कभी बाकी नहीं निकाली जाए। ये मैंने पिछली वीडियोज में कैपिटल अकाउंट में करके दिखाया था, उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि इसकी बैलेंस VD जो हम निकालेंगे तो वो जिस पक्ष में लिखा है उसी पक्ष में आती है, इसलिए इसमें बाकी हम नहीं निकाल रहे हैं। तो ये फर्नीचर अकाउंट भी हमारे पास बनकर तैयार हो गया। जो ये खड़ी लाइन है ये हम बाद में खींच लेंगे सबसे लास्ट में। इसके बाद अब हम कौन सा खाता बनाएं, तो इसमें हमारे पास 3 खाते प्रभावित हो रहे थे जो हमें दिख रहे थे। एक तो नगद यानी रोकड़ खाता, कैश अकाउंट, और एक फर्नीचर अकाउंट। ये हमने दोनों बना दिए। ये दोनों कैपिटल के रूप में, पूंजी के रूप में व्यापार में आते हैं। तो अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट जो है वो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट पक्ष में ही लिखा जाएगा। तो क्रेडिट पक्ष में जब हम लिखेंगे जुलाई 1 में, और यहाँ वाई तो लिखना ही है वाई, क्योंकि कैपिटल जो है 2 तरह से व्यापार में है, एक रोकड़,
और एक फर्नीचर। तो दोनों के इनके नाम लिख दिए जाएंगे। रोकड़ को कैश अकाउंट और दूसरा इसी तारीख में वाई फर्नीचर अकाउंट, और दोनों के रुपए लिख दिए जाएंगे। इसके जो रुपए हैं वो हमारे पास थे 7,500 रुपये और इसके रुपए थे 1,500 रुपये। इस तरह से इनका टोटल, क्योंकि अब करें तब भी और ना करें तब भी बैलेंस जो बीडी है वो तो 9,000 रुपये ही आएगा। चाहो तो, क्योंकि इसमें दो तरफ एक ही पक्ष में 2 बार के वो आ रहे हैं, तो हम टोटल को करके देख लेते हैं और बैलेंस भी निकालना यहाँ पर सीख लेंगे। ये मैंने कॉलम बना दिए हैं। तो ये हमारे पास में 9,000 रुपये हुआ। इसी को, क्योंकि अब ये ज़्यादा है तो दोनों तरफ यही लिखा जाएगा 9,000, और यहाँ कुछ है नहीं तो यही रुपए यहाँ उठा करके लिख दिए जाएंगे 9,000 रुपये। और इसको हम कुछ भी कहीं कोई ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, हम केवल बैलेंस ही कर रहे हैं इसको। तो ये यहाँ पर टू बैलेंस CD, और ये बैलेंस जब भी CD निकलता है तो अंतिम तारीख में निकलता है जुलाई 31। इसके बाद पक्ष बदल देंगे तो अगला महीना आ जाएगा जुलाई के बाद अगस्त 1। वाई बैलेंस BD। तो देखें जिस तरफ ये रकम थी बैलेंस BD उधर ही निकल के आया है, इसलिए एक पक्ष वाले लेखों का बैलेंस नहीं निकालते हैं। हाँ, तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, इस वीडियो को अभी यहीं छोड़ते हैं। बाकी जितने भी खाते रह गए हैं उसको हम अगली वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।